नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजीव राय एंजॉय विथ नॉलेज के साथ आज पुनः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आपको पता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और आप लोगों की परीक्षाएं सन्निकट है। नई वैकेंसी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी नई नियमावली शासन स्तर पर लंबित है। आयोग का पूरा ध्यान पूर्व की परीक्षाओं को संपन्न कराने पर है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी मोटो के साथ आप आगे बढ़िए। हम आज बात करने आए हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। मित्रों, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। जिस तरह से परिभाषाओं में एकमतता का अभाव पाया गया समाजशास्त्र की परिभाषा में, उसी प्रकार से विषय क्षेत्र के संबंध में भी समाजशास्त्री एकमत नहीं है। इसको लेकर के BF काल्वर्टन कहते हैं कि क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा लचीला विज्ञान है कि यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त। समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और मनोविज्ञान कहाँ समाजशास्त्र बन जाता है, और मनोविज्ञान कहाँ समाजशास्त्र बनने के साथ साथ अर्थशास्त्र का सिद्धांत या जीवशास्त्र का सिद्धांत कब बन जाता है। यह एक ऐसी जटिल संरचना है जिसका निर्णय करना असंभव है। इसीलिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। उनमें एक है यांत्रिक संप्रदाय, जिसमें डेकार्टस हैं, हाब्स हैं, बेगोल हैं, जॉर्ज वर्कले हैं आदि हैं। फिर जो भौगोलिक संप्रदाय है, उसमें भौगोलिक संप्रदाय में आपको बोर्डिन है, मॉन्टेस्क्यू हैं, बकल हैं, लिपले हैं, रेडजेल हैं, कुमारी सैंपल हैं आदि हैं। इसमें जो आपके रेडजेल हैं कहते हैं कि मानव प्राणी अपना सिर उन्मुख आकाश पे जितना उठा ले, लेकिन उसके पैर सदा धरती पर ही रहेंगे और धूल को अवश्य ही धूल में मिल जाना होगा। वहीं हंटिंगटन है, इन्होंने अपनी पुस्तक क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में लिखा है कि सभ्यता की उत्पत्ति, विकास और विनाश वहाँ की जलवायु पर निर्भर है। इसके बाद अगला है जनांकिकी संप्रदाय। इसमें इसके मुख्य नाम इसमें माल्थस का लिया जाता है। माल्थस ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में जनसंख्या का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि कोई अवरोध नहीं आए तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। और उन्होंने यह बताया कि संसाधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं और जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है। इस प्रकार से अगर अवरोध नहीं आता है तो जनसंख्या 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। उसके लिए उन्होंने दो तरह के अवरोध की बात की। एक उन्होंने कहा कि कृत्रिम अवरोध और एक उन्होंने कहा कि नैसर्गिक अवरोध। तो जनसंख्या वृद्धि में दो अवरोध आते हैं। कृत्रिम अवरोध में व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण के साधनों को अपना करके जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे ही जनसंख्या रुकेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी प्रकृति जो है स्वयं उस पर अवरोध लगाती है। जैसे अकाल, कोई रोग आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी कि जिससे कि प्रकृति अपना संतुलन स्वतः ही बना लेती है। तो इसमें सैडलर कहते हैं कि रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है। ये भी जनसंख्या जनांकी संप्रदाय के हैं सैडलर। इनका कहना है कि जैसे जैसे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो मंद पड़ जाती है। इसके बाद जब हम समाजशास्त्री संप्रदाय की बात करते हैं तो समाजशास्त्री संप्रदाय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के दो गुटों में बटे हुए हैं। जिन्हें हम दो संप्रदाय के नाम से जानते हैं। एक है निश्चित अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के समर्थक जॉर्ज सीमेल को माना जाता है। जॉर्ज सीमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं और इन्होंने जैसे जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के
समर्थक समाजशास्त्री हैं वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं, जिसमें जॉर्ज सीमेल, ब्रूगल, रॉस, टानिज, वीरकांत, वानविज, स्मॉल, मैक्स वेबर, पार्क एवं वर्गेस आदि का नाम लिया जाता है। इस संप्रदाय के जो समाजशास्त्री हैं उनका मानना है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये लोग चाहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बने। इनमें जो जॉर्ज सीमेल हैं वो कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र को यह समझाने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, अर्थात इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र को मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। वहीं वीरकांत हैं, वीरकांत भी जॉर्ज सीमेल की तरह समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं, और उनका कहना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है वानविज का। वानविज भी समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं, और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, और यही उसका विषय क्षेत्र है। और इस संदर्भ में उन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए सामाजिक संबंधों के 650 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने वर्गीकृत किया है सामाजिक संबंधों को वानविज। वहीं स्मॉल हैं, स्मॉल कहते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के अनेक स्वरूपों का अध्ययन है। और इसके बाद टानिज हैं। टानिज का कहना है कि विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है कि केवल समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के केवल विशेष समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के केवल विशेष स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने समाज के दो रूप भी उन्होंने बताया, जैसे शाफ्ट और जेमिन शाफ्ट के रूप में, अर्थात समितात्मक समाज और समुदाय के रूप में विभाजित किया है। और टानिज जो है समाजशास्त्र को एक विशिष्ट या विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। टानिज जो है समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। अगला नाम है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर भी स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं, और इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, लेकिन उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण काम किया है, उन्होंने क्रिया और गतिविधि में अंतर स्पष्ट किया और कहा कि कोई भी व्यक्ति की कोई भी किया गया कार्य क्रिया नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण क्रिया ही सामाजिक क्रिया है। और इसलिए वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र लंबा न हो, इसलिए समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक विशिष्ट पहलू अर्थात उसके स्वरूपों का अमूर्त दृष्टिकोण से न कि मूर्त अवस्था में अध्ययन करता है। तो ये प्रमुख समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्री हैं। बार बार मैं ध्यान दे रहा हूँ कि आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न कई बार यही आया है कि निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ समाजशास्त्री है, या ऐसे आया है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र जुड़ा समर्थक समाजशास्त्री नहीं है, उनको आप चिन्हित करिए। दूसरा संप्रदाय है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसमें दुर्खिम, हाबहाउस, सोरोकिन, हेज और जिन्सबर्ग आदि का नाम आता है। ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। दुर्खिम, हाबहाउस, सोरोकिन, हेज, जिन्सबर्ग इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। जिसमें दुर्खिम है, उन्होंने बताया कि सामान्य समाजशास्त्र का निर्णय संभव है, क्योंकि ये जो विशिष्ट विज्ञान के विशेष विषयों पर आधारित अधिक
सामाजिक नियमों से मिल करके बनता है। आगे इन्होंने कहा कि इसलिए सामान्य समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक तथ्यों के स्वरूपों की खोज करना है तथा सामान्य सामाजिक नियमों का पता लगाना है। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात सामूहिक प्रतिनिधानों को समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा बड़ा नाम हाब हाउस का आता है। उन्होंने समाजशास्त्र के कार्य करने में दुर्खिम के विचार से ही समाजशास्त्र विषय क्षेत्र के संबंध में दुर्खिम के विचार से ही सहमति व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक अध्ययन का समन्वय है। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने समाजशास्त्र के तात्कालिक कार्य 3 प्रकार के बताया है। उन्होंने पहला कार्य बताया है कि उसका सामाजिक क्षेत्र में अपने विशिष्ट भाग का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों की अंतर्निर्भरता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त निष्कर्षों को समन्वित करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा कार्य उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन की समग्र रूप से व्याख्या करनी चाहिए। अगला नाम आता है सोरोकिन का। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उसके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। ये सभी समाजशास्त्री समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से समर्थक हैं या जुड़े हुए हैं। अब मैं थोड़ी सी बात उसकी कर ले रहा हूँ जो अभी परीक्षाओं में आ चुका है। 2 परिभाषा महत्वपूर्ण है और उससे रिलेटेड 1-2 और महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक जो विषय क्षेत्र से प्रश्न आए हैं 2000 से लेकर के 2021 तक में, उनमें मैं उन प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें एक हाब हाउस की परिभाषा है। हाब हाउस की परिभाषा है। हाब हाउस समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनकी परिभाषा थी कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन। प्रश्न आया था किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो जब अंतःक्रियाओं का अध्ययन आएगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं जायज फीमेल तो नहीं है। तो उन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की बात किया है। तो आपको ये लगेगा कि ये तो लग रहा है कोई विशिष्टात्मक या स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री परिभाषा दिया होगा, लेकिन यह परिभाषा मित्रों हाब हाउस की है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो आप निश्चिंत होकर के हाब हाउस को टिक करिएगा क्योंकि इसका यह परिभाषा हाब हाउस की ही है। अगली परिभाषा आया है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, जब भी मानसिक संबंधों के स्वरूपों की बात आएगी तो आंख बंद करके आप वीरकांत को लगाइएगा। यह वीरकांत की परिभाषा है। वो पहली परिभाषा हमने हाब हाउस की बताई थी, यह वीरकांत की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को तो विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संबंधों के अंतर स्वरूपों की बात करें तो जॉर्ज सीमेल को लगाइएगा। ये उन परिभाषाओं की मैं बात कर रहा हूं जो परीक्षा में है। बाकी 2 बार आया है कि निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ समाजशास्त्री नहीं है, और इनमें से 3 नाम के साथ साथ एक नाम हाब हाउस का आया हुआ है। तो उसमें हाब हाउस चूंकि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्री हैं तो वहाँ आप हाब हाउस को लगाएंगे। और इसी को घुमा करके एक बार आया हुआ है कि निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ समाजशास्त्री है। उस बार भी 3 नाम इसमें से दिया गया है और चौथा नाम हाब हाउस दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप हल पढ़ के गए हों और आप यह समझ रहे हों कि हाब हाउस प्रश्न तो यही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक जगह एक बार पूछा है कि कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है और एक जगह पूछा है कौन समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य या संयोग से कहिए दोनों बार विकल्प हाब हाउस ही सही है, क्योंकि जहां पूछा है कि कौन समन्वयात्मक से जुड़ा हुआ है उसमें 3 स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्रियों का नाम दिया है तो उसमें चौथा हाब हाउस दे दिया है। तो
और जहाँ यह पूछा है कौन संरचनात्मक जुड़ा है, वहाँ 3 स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्रियों के नाम दे करके वहाँ भी हाव जुड़ा हुआ है। कहने का सेंस कि जरूर आप याद रखिएगा कि कौन सा समाजशास्त्री किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यह जरूर आता है कि कौन इसमें से स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा है अथवा संरचनात्मक संप्रदाय से जुड़ा है। इसके साथ साथ 2 परिभाषाएं और भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसे कांट ने कहा था कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। कांट ने लिखा था कि कांट की परिभाषा है कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, ये कांट की परिभाषा है। एमपीपीसीएस में आया हुआ है। एमपीपीसीएस में इसको कांट की परिभाषा माना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2016 की परीक्षा में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, जबकि मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में यह परिभाषा कांट की मानी गई है। वैसे हमने परिभाषा और भी कांट को बताया कि उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, उसको न भूलिएगा। और एक परिभाषा और कि समाजशास्त्र एक पद्धति है। समाजशास्त्र एक पद्धति है, यह किसका कथन है? समाजशास्त्र एक पद्धति है। तो मित्रों, यह परिभाषा मैक्स वेबर की है। मैक्स वेबर की यह परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक पद्धति है। इसके बाद एक परिभाषा और इम्पॉर्टेंट कि किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है? अगर बात करें किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है, तो मित्रों इसका उत्तर होगा वार्ड। वार्ड ने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। तो मित्रों, आज हमने जो बताया आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूँ। परिभाषाओं में हाउस की परिभाषा, समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, हाउस की परिभाषा। वीरकांत की परिभाषा कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, वीरकांत की परिभाषा। और दोनों संप्रदाय से कौन कौन समाजशास्त्री, जैसे निश्चयात्मक अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल, अन्य समर्थकों में ब्रूगल, रास, टॉनिज, वीरकांत, वान वेज, इस्माइल, मैक्स वेबर, पार्क एवं बर्गेस आदि। जब हम बात करें संज्ञानात्मक संप्रदाय के तो दुर्खीम, हाउस, सोरोकिन, हेज, जिन्सबर्ग आदि समाजशास्त्री विशुद्ध ये लोग संज्ञानात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं। तो आज मित्रों इतना ही, फिर हम अगले भाग में मिलेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।